हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ है मिस शिबानी कुरियन की जो कोटक म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर है। उनके बारे में बताऊं तो उनका टोटल 25 इयर्स का कैपिटल मार्केट का एक्सपीरियंस है। 6 साल उन्होंने यूटीआई एएमसी में काम किया हुआ है और पिछले 18 सालों से वो कोटक म्यूचुअल फंड में है। और कोटक म्यूचुअल फंड में अभी वो कोटक कॉन्ट्रा, उसके अलावा कोटक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, आईटी, हेल्थ केयर एंड डेट हाइब्रिड डाइवर्स फंड वो भी मैनेज कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम फॉर द प्रेशियस टाइम एंड स्पीकिंग विद अस। थैंक यू सो मच। तो मेरा पहला सवाल आपसे मैक्रो के रिगार्डिंग है कि बहुत सारे कंट्रीज अभी भी हाई इन्फ्लेशन फेस कर रहे हैं जो वर्ल्ड की बड़ी इकोनॉमीज है। हमारे यहाँ तो इन्फ्लेशन बहुत ही मॉडरेट लेवल पे आ चुका है। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है जो हम फॉलो करते हैं Correct. वो बहुत डाउन हो चुका है। इनफैक्ट हम देखें तो आरबीआई ने भी काफी एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट डाउन भी किया हुआ है। फिर भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ऐसा है कि एफआईआईज यहाँ से क्यों निकल रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में क्यों निकल रहे हैं और मार्केट क्यों ऊपर नहीं आ रहा है डिस्पाइट बीइंग मैक्रोज वेरी गुड। तो आपने ये सही कहा कि हमारे जो मैक्रो पैरामीटर्स है वो बाय एंड लार्ज काफी स्टेबल रहे। जीडीपी ग्रोथ, रियल टर्म में ग्रोथ, इनफैक्ट इंडिया अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है जी। आपने जैसे कहा कि इन्फ्लेशन काफी मॉडरेट हो चुकी है, पर साथ ही साथ अगर आप एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर देखें कि क्योंकि इन्फ्लेशन मॉडरेट हो रही है, हमारी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो कहते हैं, जो रियल प्लस इन्फ्लेशन है, वहां पे हमने थोड़ा बहुत मॉडरेशन दिखा है। और इसका एक इम्पैक्ट हमने ये भी देखा है कि लास्ट 5-6 क्वार्टर्स से कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ जो हम देखते हैं मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ में हमने स्लो डाउन देखी है। तो लास्ट 6 क्वार्टर से अगर हम निफ्टी के अर्निंग्स ग्रोथ देखें या ईपीएस ग्रोथ, वो एक्चुअली सिंगल डिजिट रहा है। और FY24 तक हमारा कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग रहा था। तो इसके कारण हमारे जो वैल्यूएशन मल्टीपल्स थे इंडिया के रिलेटिव टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स, वहां पे हमने बढ़ोतरी देखी थी। और जैसे जैसे कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ में स्लो डाउन हुआ तो काफी हद तक वहां पे भी वैल्यूएशन करेक्शन हुई है, क्योंकि अर्निंग्स अगर नहीं आएगी तो वैल्यूएशंस हाई कैसे रहेंगे। और शायद यही एक कारण है कि एफआईआईज ने इंडिया से पैसा निकाला और कई अदर इमर्जिंग मार्केट्स और डेवलप्ड मार्केट जैसे कि यूएस, वहां पे भी उन्होंने अपना पैसा डाला जहां पे रिलेटिव वैल्यूएशन डिफरेंशियल बेटर थे या मोर अट्रैक्टिव थे। तो शायद यही कारण है कि हमने लास्ट 2-3 सालों से देखा कि नेट बेसिस पे एफआईआईज ने सेलिंग किया है इंडियन इक्विटीज की। और आज अगर आप देखें तो एफआईआई का जो होल्डिंग है इंडियन इक्विटीज में वो 15% है, विच इज एक डेकेड या पिछले 10 सालों में सबसे लोएस्ट लेवल है। तो यहाँ से हमारा मानना है कि अगर अर्निंग्स में रिवाइवल आई और आज हमारा जो वैल्यूएशंस है वो रिलेटिव बेसिस पे इमर्जिंग मार्केट और चाइना के रिलेशनशिप में वैल्यूएशंस अभी नॉर्मलाइज हो गए हैं, तो लॉन्ग टर्म एवरेज लेवल पर आ चुकी है। तो शायद अर्निंग्स ग्रोथ अगर यहाँ से इंप्रूवमेंट दिखे तो जो एफआईआई का सेलिंग प्रेशर रहा, हमारा मानना है कि 2026 में शायद वो सेलिंग प्रेशर थोड़ा कम हो सकती है। राइट। दूसरा मेरा क्वेश्चन इंडियन मैक्रो और ग्लोबल मैक्रो के पैरेलल यही है कि एक तरह हमने करेंसी का भी इतना बड़ा डिवैल्यूएशन बहुत क्विकली होते हुए देखा कि $85 पे था, भी बहुत फास्ट वो 90-91 के रेंज में आ चुका है। और दूसरी ओर हम देखें तो यूएस में भी रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट जो बोलते हैं वो अभी भी 4.5% की रेंज में है। Can this be one of the concern for FIIs to go out of India? So I think जो FIIs है वो of course वो डॉलर रिटर्न्स देखते हैं, तो जब करेंसी में डेप्रिसिएशन होती है या शार्प डेप्रिसिएशन होती है तो उनके लिए ये डेट्रीमेंटल होता है, वॉलेटिलिटी हम देखते हैं। पर मेरा मानना है कि सबसे बड़ा फैक्टर किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए ग्रोथ होती है। तो जब अगर ग्रोथ में स्लो डाउन, ग्रोथ यानी अर्निंग्स ग्रोथ या कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ में स्लो डाउन आ जाए तो जो वैल्यूएशन पैरामीटर्स है वो एक्सपेंसिव लगने लगते हैं। तो जब तक अर्निंग्स ग्रोथ ना आए तो कोई भी इन्वेस्टर क्यों पैसा डालेगा एक कंट्री में या एक स्टॉक में। जैसे कोई भी एफआईआई जो बाहर से पैसा डाल रहा है उनके लिए इंडिया एक कंट्री है, कंट्री एलोकेशन है एक बास्केट में। तो अर्निंग्स ग्रोथ स्लो डाउन के कारण शायद
उन्होंने ये डिसीजन लिया कि इंडिया जहाँ पे वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है वहां से पैसा निकाल के कहीं और डाले। राइट। और दूसरी बात आपने ये भी कहा कि करेंसी में डिप्रिसिएशन हुआ है। इंडिया में टिपिकली करंट अकाउंट डिफिसिट है, पर इस बार एक और कारण है जिसके कारण हमने करेंसी में डिप्रिसिएशन देखी है, वो है कि हमारा कैपिटल अकाउंट जो यूजुअली करंट अकाउंट को ऑफसेट करती है, पिछले कुछ क्वार्टर से कैपिटल अकाउंट में भी हमने डेफिसिट देखी है। तो इसके कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो हमारा सिचुएशन रहा है वो नेगेटिव चला गया, जिसके कारण करेंसी पे हमने प्रेशर भी देखा है। इसके साथ साथ ऑफ कोर्स ट्रेड और टैरिफ का जो सिचुएशन और वो जो मामला चल रहा है उस पे कोई भी सोल्यूशन आज तक आया नहीं है, जिसके कारण अगेन करेंसी में वॉलेटिलिटी हमने देखी है। पर अगर रिवर्स आर्ग्यूमेंट करें तो हमारे पास आज भी हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स काफी स्ट्रांग है। तो आरबीआई चाहे तो करेंसी में वॉलेटिलिटी उनको मैनेज करने के लिए उनके पास काफी टूल्स आज भी है, फॉरेक्स रिजर्व्स अभी भी स्ट्रांग है। पर क्योंकि हम करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्री है, तो नॉर्मलाइज बेसिस पे भी 2-3% करेंसी डेप्रिसिएशन तो चलता ही रहता है। करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन मार्केट वैल्यूएशन। उनको अगर 3 हिस्सों में अगर हम डिवाइड करें, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, हाउ डू यू सी वैल्यूएशंस इवन आफ्टर 1 years ऑफ ऑलमोस्ट म्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द इंडेक्सेस? तो एक मैं आपको डेटा पॉइंट देती हूँ कि आपने जैसे कहा कि 1 year में इंडेक्स लेवल पे फ्लैट रहा है, पर अगर आप ब्रॉड इंडेक्स ले ले NSE 500, इंडेक्स लेवल हैज बीन फ्लैट, पर जो मीडियन स्टॉक्स है, मीडियन स्टॉक्स आर डाउन 20% फ्रॉम द 52-week हाई। यानी कि इंडेक्स में करेक्शन नहीं दिख रहा है, बट स्टॉक लेवल पे काफी करेक्शन हुआ है लास्ट 1 साल में। और इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम वैल्यूएशंस देखें तो लार्ज कैप यानी कि निफ्टी के वैल्यूएशंस लॉन्ग टर्म हिस्ट्री के हिसाब से रीजनेबल है, दे आर एट लॉन्ग टर्म एवरेजेस। और जैसे मैंने कहा कि निफ्टी में शायद हम इंप्रूवमेंट देखें अर्निंग्स ग्रोथ में, और हमारा एक्सपेक्टेशन है कि FY27 में मिड टीन्स काइंड ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ निफ्टी के लिए पॉसिबल है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में लार्ज कैप के वैल्यूएशंस रीजनेबल लगते हैं। मिड कैप के वैल्यूएशंस अपनी हिस्ट्री के हिसाब से प्रीमियम पे है, बट मिड कैप में अर्निंग्स ग्रोथ भी काफी स्ट्रांग रहा है। तो मिड कैप में बॉटम अप स्टॉक आइडियाज हमें मिल सकते हैं और हमें मिल भी रहे हैं, क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ इस सेगमेंट में स्ट्रांग रहा है, वैल्यूएशंस अभी भी थोड़े ऊपर है। जहां पे हमारा व्यू थोड़ा कॉशियस है वो है स्मॉल कैप्स, और ये व्यू काफी 12-18 महीना से व्यू है, क्योंकि स्मॉल कैप में अर्निंग्स ग्रोथ ट्रेजेक्टरी भी काफी म्यूटेड है, वहां पे अर्निंग्स फ्लैट टू नेगेटिव है, और उनके वैल्यूएशंस आज भी 30-40% प्रीमियम पे चल रहे हैं अपने हिस्ट्री के हिसाब से। सो ओवरऑल वैल्यूएशन अर्निंग्स दोनों को एक साथ अगर हम देखें तो लार्ज और मिड हमारा प्रेफरेंस है, और स्मॉल कैप में हमारा व्यू अभी भी कॉशियस है। राइट। आप जितनी भी स्कीम मैनेज कर रहे हैं, बीट फोकस, बीट कॉन्ट्रा की जो डाइवर्सिफाइड स्कीम्स है, करेक्ट, बाकी के जो भी सेक्टर फंड है, बैंकिंग है, आईटी है, फार्मा है, वो काफी सेक्टर स्पेसिफिक फंड है, करेक्ट, और दूसरा जो है हाइब्रिड डेट कैटेगरी का फंड है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बीइंग अ फंड मैनेजर, क्योंकि एक बास्केट ऐसा है जो काफी डाइवर्सिफाइड है, दूसरा बास्केट है जो सेक्टर स्पेसिफिक है, सो हाउ डू यू मैनेज इट? और पैरेलल क्वेश्चन यही है कि डज इट एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट विथ ईच अदर? सो आई थिंक देयर आर वेरी डिफरेंट स्ट्रेटजीज, बट हमारा एक फिलॉसफी है जो कि हम फंड हाउस लेवल के का फिलॉसफी मानते हैं जी। और जो स्ट्रैटेजी अलग हो बट स्टॉक पिकिंग का जो फिलॉसफी है वो सिमिलर रहता है। और कॉन्ट्रा के बारे में मैं थोड़ा अलग से बात करूंगी क्योंकि वो एक्चुअली कॉन्ट्रेरियन है, बट बाकी जो फंड्स में मैनेज करती हूँ, चाहे वो फोकस्ड इक्विटी जो कि कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रैटेजी 30 स्टॉक पोर्टफोलियो, या फिर डेट हाइब्रिड का जो इक्विटी पोर्शन, या फिर सेक्टोरल फंड्स, वहां पे थॉट प्रोसेस सिंपल है, और वो एक फंड हाउस का फिलॉसफी है कि वी लुक एट स्टॉक्स विच आर ग्रोथ स्टॉक्स, हाई ग्रोथ, हाई क्वालिटी, बट ट्रेडिंग एट रीजनेबल वैल्यूएशन। तो हमारा जो अप्रोच है स्टॉक पिकिंग का वो है ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस। तो हम बॉटम अप भी स्टॉक पिकिंग करते हैं, तो हम बिजनेस पे ध्यान देते हैं, जिन कंपनीज में मार्केट शेयर गेन हम देख रहे हैं और वो गेन सस्टेनेबल हो, जहाँ पे मैनेजमेंट क्वालिटी स्ट्रांग हो और जहाँ पे वैल्यूएशंस रीजनेबल हो। तो हम ऐसे नहीं कहते कि ग्रोथ कंपनीज को हम कुछ भी वैल्यूएशन दे दें, इट हैज टू बी रीजनेबल वैल्यूएशन। तो ये फिलॉसफी को ध्यान में रखते हुए, डिपेंडिंग अपॉन द सेक्टर और द स्ट्रेटेजी,
the portfolio is constructed. Hmm. So that is the way it works. कॉन्ट्रा थोड़ा डिफरेंट है, कॉन्ट्रा थोड़ा बहुत वैल्यू बायस स्ट्रेटेजी है. कॉन्ट्रा के लिए पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए मेरा जो यूनिवर्स है वो थोड़ा अलग है जी. और उसमें हम उन सेक्टर्स या स्टॉक्स पे ध्यान देते हैं जिन्होंने इंडेक्स को अंडर परफॉर्म किया है या जो स्टॉक्स अपने वैल्यूएशन हिस्ट्री के हिसाब से उनका वैल्यूएशन आज कम है जी. तो ये यूनिवर्स थोड़ा अलग है और उस पे हम अपना जो ये बीएमबी बिजनेस मैनेजमेंट और वैल्यूएशन का फिल्टर फिर उन स्टॉक्स पे लगाते हैं जी. तो ओवरऑल फिलॉसफी ऑफ स्टॉक पिकिंग, चाहे आप कोई भी स्ट्रैटेजी मैनेज करो, फिलॉसफी बाय एंड लार्ज सेम रहती है, बट क्योंकि स्ट्रैटेजी अलग है तो फिर आपका पोर्टफोलियो भी उस हिसाब से अलग क्रिएट होती है. ट्रू. माय लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि हम तो रेगुलरली काफी सारे इन्वेस्टर्स को मिलते रहते हैं. एक दिन में अगर 5 इन्वेस्टर को मिलते हैं तो 3 का शायद पॉजिटिव व्यू होता है, 2 का नेगेटिव व्यू होता है और दूसरे दिन मिले तो वो रेशियो बदल भी जाता है. करेक्ट. तो आपने आपकी जो 25 इयर्स की जर्नी रही है, बहुत सारे आपके विद इन इंस्टीट्यूशन भी बहुत सारे लोगों के साथ आपने काम किया है और बहुत सारे हमारे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स और एडवाइजर्स को भी फेस किया है. हाँ. तो हम तो अपने एडवाइजर्स को जो हम अपने इन्वेस्टर्स को हमेशा गाइड करते रहते हैं कि आप आपके गोल के हिसाब से इन्वेस्ट करिए, शॉर्ट टर्म का है या लॉन्ग टर्म का है वो थोड़ा आइडेंटिफाई करिए. करेक्ट. बट फिर भी इन्वेस्टर्स बहुत सारी गलती अपने डे टू डे लाइफ में करते ही रहते हैं. सो व्हाट आर दोज 1 or 2 important things which you want to share with our investors कि जिससे वो अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी एटलीस्ट बेटर कर सकें? तो एक तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि लास्ट से 5-6 सालों में जो इन्वेस्टर का अवेयरनेस रहा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और इक्विटी मार्केट्स के बारे में, वो अवेयरनेस काफी बढ़ गई है. इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कि वो मल्टीफोल्ड इम्प्रूवमेंट हुआ है और शायद डिस्ट्रीब्यूटर्स के कारण ऐसा हुआ है कि काफी इन्वेस्टर एजुकेशन म्यूचुअल फंड्स ने भी किया है, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने भी किया है कि इन्वेस्टर को इक्विटी मार्केट, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन, डिसिप्लिन, इन सब के बारे में काफी एम्फोसिस रहा है जिसके कारण इन्वेस्टर बिहेवियर में बदलाव तो आया ही है. जो पहले इन्वेस्टर 1-2 मार्केट ऊपर नीचे होने पर घबरा जाते थे, आज उनका व्यू या उनका जो नजरिया है इक्विटी मार्केट्स के ऊपर, वो नजरिया डेफिनेटली चेंज हुआ है. तो देयरफॉर देयर इज अ चेंज. बट फाइनली मैं यही कहना चाहती हूँ कि नंबर 1, जब आप रिटर्न एक्सपेक्टेशंस रखते हो, जब आप इन्वेस्ट करते हो, तो आप नियर टर्म के हिसाब से रिटर्न एक्सपेक्टेशंस नहीं बना सकते हो. तो लास्ट अगर 2020 से 2024-25 का जो पीरियड रहा है इक्विटी मार्केट्स के लिए फैंटास्टिक पीरियड रहा है. तो एक तो हम ये कहते हैं कि अगर आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हो या ये अभी से अगर आप रिटर्न एक्सपेक्टेशन रख रहे हो तो आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन लॉन्ग टर्म के हिसाब से मॉडरेट करना चाहिए. लास्ट 5 साल के हिसाब से आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए. आप लास्ट 20 साल का देख लो और फिर अपना रिटर्न एक्सपेक्टेशंस मॉडरेट करिए. तो एक तो नंबर 1. दूसरी बात है कि हम जितना भी कहते हैं कि लॉन्ग टर्म सोचो, डिसिप्लिन सोच रहो और अपने एसेट एलोकेशन पे ध्यान दो, कभी कभी होता है कि नियर टर्म जो मार्केट में उतार चढ़ाव के कारण इन्वेस्टर्स थोड़े उत्सुक हो जाते हैं या फिर थोड़ा घबरा जाते हैं. तो अगेन मेरा यही कहना है कि अगर लास्ट 20 या 25 साल का हिस्ट्री आप देखें तो मार्केट में आपको कंपाउंडिंग, इक्विटी मार्केट्स में आपने लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग रिटर्न्स देखी है. ऑफ कोर्स फ्यूचर में क्या होगा वो हम नहीं कह सकते हैं, पर जितना टाइम आप मार्केट में बिताते हो उतना प्रोबेबिलिटी आपका बढ़ जाता है कि आप रिटर्न बनाएं. तो एक हमारी कहावत है और हम बार बार यही कहते रहते हैं कि टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट. एंड वो ही मंत्रा है टू मेक लॉन्ग टर्म वेल्थ इन इक्विटी. सो स्टे इन्वेस्टेड, स्टे डिसिप्लिन्ड एंड फॉलो एसेट एलोकेशन. इट्स अ सिंपल वे टू क्रिएट वेल्थ. थैंक यू सो मच मैम, आपने आपका कीमती समय निकाला और हमारे इन्वेस्टर्स के साथ जुड़े. थैंक यू सो मच. My pleasure. Thank you. Thank you. Thank you.